Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गोविंद अभी म्यूट कर लो, कॉल करती हूँ। A very good afternoon, Good sir. afternoon, ma'am. Can you hear me? Yes, sir. You are audible. Okay. And am I visible also? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Respected speaker of the day, Dr. Pushp Sharman, our guest in today's lectures, different delegates from different colleges, fellow teachers, and dear students, a very good afternoon. I extend a warm welcome to you all on the fourth day of 1 week Festival of Thoughts. So I want to tell you that this Festival of Thoughts is organized by M. Barbara Club of Department of Life Sciences to celebrate Golden Jubilee year of our college, which was founded by Sant Pandit Nishchar Singh Ji Maharaj in 1973. It gives me immense pleasure to announce that in this series of lectures, today we have amongst us a very popular Ayurvedic doctor, Dr. Pushp Sharma ji. I feel honored to introduce the speaker of the day to you all. Dr. Pushp Sharma is Director, Arogyam Ayurvedam Clinics and Panchkarma Center, Mohali. He is practicing Ayurveda since 1994. He secured gold medal in BMS from Punjab University, Chandigarh. He has also done diploma in yoga and naturopathy, diploma in magnetotherapy, and diploma in natural ophthalmology. He has also mastered Jyotish Parveen and Jyotish Sharad with gold medal. He is very popular for Nadi Pariksha.
His valuable suggestions have often been aired on various TV channels also. With so many feathers in his cap, he is still a very humble and very down-to-earth personality who agreed to give his precious time for this session immediately as I called him. Thank you so much, sir, for that. Today, Dr. is presenting his talk on a very interesting topic, which we all are very eager to hear. The topic is medical astrology in 21st century. Once again, I welcome you, sir, and invite you for your presentation. Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. थैंक यू वेरी मच। आपने इतने सम्मानपूर्वक इतनी सारी बातें कही, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और मैं बड़ा विनम्र महसूस कर रहा हूँ। और जितने भी यहाँ डेलीगेट्स आए हुए हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और जैसे आपने कहा कि आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। प्रश्न शुरू होता है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी शब्द को बनना ही क्यों पड़ा, मेडिकल को एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ना ही क्यों पड़ा। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग आल्सो। मेडिसिन ने जो जो तरक्की की, क्यों तो अनुभव किया गया कि कभी भी ये परिपूर्ण ना हो पाई। जैसे अभी हम सबने देखा कि कोविड आया, और कोविड में हमें लगा कि हम कुछ अर्सा पहले तक ये अनुभव कर रहे थे कि हम तो विज्ञान की एक बहुत बड़ी चरम सीमा पे हैं। कोई भी बीमारी आ जाए हम उसको जीत लेंगे, और हमें लग रहा था कि कैंसर से बड़ा तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमने देखा कि अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कहने वाले लोग, सेकंड वर्ल्ड कहने वाले लोग, क्या वो अमेरिका, क्या वो यूरोप और वो सारे देश, उनको अचानक लगा कि ये असहाय क्यों हो गए। हर जगह लोगों की मृत्यु हो रही है, हर जगह लोगों को लग रहा है कि चिकित्सा इतनी अपंग क्यों है, अधूरी क्यों है, हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा मैंने अपने जीवन में बहुत बार ऐसे लोगों को देखा है कि लोग बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और उनको लगता है कि हम अपनी ओर से सब कुछ बहुत बेहतर कर रहे हैं। हम खाना बेहतर खाते हैं, अच्छी से अच्छी चीजें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कष्ट आ जाए तो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर और बढ़िया से बढ़िया दवाइयां और व्हाट नॉट। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है कि कई बार लोग लाभान्वित हो जाते हैं और कई बार उनको बिल्कुल लाभ नहीं होता और वर्षों वर्षों तक रोग चलते रहते हैं। तो ये बड़ा एक विचित्र किस्सा है, जिसके बाद सारी दुनिया भर के सभ्य लोगों को, इंटेलिजेंट लोगों को ये महसूस हुआ कि एक और चीज है जो इन सब में दखल देती है। और ये खोज आज की नहीं है, ये हमारे वैदिक काल से चल रही है। जब से मनुष्य ने अपने आप को प्रबुद्ध महसूस किया है, तब से ये खोज चल रही है कि कुछ और है जो हमें प्रभावित करता है। अभी तो हमारे पास किताबें हैं, ज्ञान है, और चीजें हैं, कंप्यूटर्स हैं, और चीजें हैं जिनसे हम एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन एक वो युग रहा होगा जब केवल ऑब्जर्वेशन के बेस पे देखा गया कि जब ये दिन आते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सामान्य भाषा में भी अगर मैं कहूँ कि जब सर्दी आती है तो लोग अक्सर ग्लूमी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमारा मूड जब कभी सूर्य होता है तो हमारा मूड और तरह का होता है, और हम कहते हैं जैसे व्हाट इज सनी डे इट इज। और इसी तरह से ये बड़ी प्रत्यक्ष देखने वाली बात है, चिकित्सा में कई बार चर्चित होती है कि जब पूर्ण चंद्रमा होता है, ऐसे लोगों में जिनको ये एपिलेप्सी वगैरह की समस्याएं हैं, डिप्रेशन की समस्याएं हैं, तो देखा जाता है कि पूर्ण चंद्रमा पे या अमावस के दिनों में उनकी तबीयत में गड़बड़ आ जाती है। इसी तरह से कई बार ऐसी प्रेगनेंसीज या डिलीवरीज जो इन दिनों के आसपास होती हैं, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कई सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस, जैसे एक रात को सब लोगों ने एक ही खाना खाया और अगले दिन सब लोग ठीक उठे, लेकिन एक आदमी बीमार हो गया। इसी तरह से कई लोग इस तरह के जन्म लेते हैं कि वो जन्म से ही उनकी कुछ विशेष आदतें, जैसे कुछ लोग स्वभाव से बड़े एंजाइटी प्रोन है, कुछ लोग स्वभाव से जुकाम नजले के मरीज हैं, या कई बार छोटा बच्चा उत्पन्न होता है तो देखते हैं कि उसको डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है, स्किन ही ठीक हो रही, या इस तरह की वेरियस प्रॉब्लम्स। अगर इन सबको भी छोड़ा जाए
तो एक बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि फीमेल्स का, ह्यूमन फीमेल्स का जो एस्ट्रल साइकिल है, जो पीरियड्स का साइकिल है, वो 27-28 डेज का है, जो कि एग्जैक्टली चंद्रमा के दिनों के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है। अब ये हम कितनी बातों को बाई चांस नहीं कह पाएंगे, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे जो सिद्धांत है, उसके अनुरूप हमारा जो मनुष्य शरीर है, ये वास्तव में बड़े सारे यूनिवर्स का एक छोटा प्रतिरूप है। और जब प्रबुद्ध सोसाइटी ने यह महसूस किया कि मेडिसिन अकेली काफी नहीं है, तो फिर और चीजों की खोज हुई, जिनमें ये सब था। विशेष तौर पे जो आयुर्वेद है, उसमें 3 तरह की चिकित्सा कही गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छा लगेगा कि आयुर्वेद में 3 तरह की मौलिक चिकित्सा, चरक संहिता में या अग्निवेश संहिता में या और सब में, ये 3 तरह की चिकित्सा है। दैवव्य पाश्चाय चिकित्सा, युक्ति व पाश्चाय चिकित्सा और सत्वाजय। इसको अगर हम सूक्ष्म से समझें तो इसमें जो युक्ति व पाश्चाय चिकित्सा है, उसका अर्थ है जो टेक्निक से चिकित्सा की जाती है, जो दवा से चिकित्सा की जाती है, जो पंचकर्म से चिकित्सा की जाती है, जो युक्ति लगा के की जाती है, दैट इज युक्ति व पाश्चाय चिकित्सा, जिसके बारे में हम सब अधिक जानते हैं। दूसरा है सत्वाजय। सत्वाजय का तात्पर्य है कि मन को पकड़ के जो चिकित्सा की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को कहते हैं कि आप ये नहीं खाएं, आप ये अधिक खाएं, आप जल्दी सोएं, आप जल्दी जागें, आप सच बोलें, आप झूठ नहीं बोलें, जूठा नहीं खाएं। तो ये जो चिकित्सा के रूप थे, ये सारे सत्वाजय में थे, जिसमें मन के साथ चिकित्सा की जाती। और इसका तीसरा स्वरूप था, जो प्राय एक और स्वरूप में बदल गया, वो था दैवव्य पाश्चाय चिकित्सा। दैवव्य पाश्चाय चिकित्सा का मतलब है जो भाग्य का आश्रय लेके चिकित्सा की जाती है। हमारे मनुष्यों ने ये बड़ा गहन से अनुभव किया कि एक विचित्र स्थिति, जिसको हम भाग्य कहते हैं, वो अचानक से आ जाती है और बेहतरतम प्रयासों के बावजूद भी जीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर सकती है या बेहतर कर सकती है। और उस अपना युक्ति व पाश्चाय, दैवव्य पाश्चाय को करेक्ट करने के लिए 3 ही तरह के उन्होंने चिकित्सा पद्धतियों को जन्म दिया है। जो मोटे मोटे तौर पे कहें कि उन्होंने कहा कि भाई, मंत्र, मणि और औषधि, ये 3 तरह की प्रयास हैं जिनसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। और केवल मंत्र, मणि, औषधि पर तक ये सीमित नहीं रहा। उसके बाद जब ज्योतिष का बेहतर काम हुआ, जब ज्योतिष के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ा सुना जाने लगा, उस वक्त ये माना गया कि जो जोडियक है हमारा, जो, अगर आपको थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दूं कि जो कुंडली बनाई जाती है, उसके 12 खाने बनाए जाते हैं। और अगर आप कुंडली के मध्य में बैठ के देखें, तो आप महसूस ऐसे करेंगे कि जैसे आप अपने आसपास के यूनिवर्स को एक तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप पृथ्वी पे। कुंडली के अलग अलग खानों में अलग अलग तरह के चीजें हैं, अलग अलग तरह की रूपरेखाएं हैं। यानी यूं समझो कि दुनिया भर की सब चीजों को 9 ग्रहों के रूप में विभक्त कर दिया गया। 12 खाने जो कुंडली के हैं, उनको इस तरह से विभक्त कर दिया गया है कि मानो वो शरीर के अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल कर। और इसको मोटे तौर पे समझने के लिए आप यूं समझें कि अगर हम कहें कि कुंडली का खाना नंबर 1 या हाउस नंबर 1 हाउस जो है, इट स्टार्ट्स विद हेड, वो सिर से शुरू होता है, जिसपे हम मेष राशि लिखते हैं। और इसी तरह से बाकी की तरह, यानी 1, 2 के बाद चेहरा, 3 के बाद गला और हाथ, और 4 के बाद छाती, और इस तरह से, यानी ऊपर से नीचे तक 12 हिस्सों में बांट दिया। और ये देखा गया कि जब कभी ग्रहों का ट्रांजिट होता है, ग्रह बदली करते हैं, एक से दूसरी जगह जाते हैं, तो लोगों के शरीरों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं या रोग चले जाते हैं। इसके बारे में बड़ा सारा विशद काम हुआ, बहुत सारा विशद संहिताएं लिखी गई। सामान्य लोगों को समझाने के लिए ये सब पर्याप्त नहीं था, इसके लिए उत्सवों की कल्पना की गई। अब जिनको हम अपनी भाषा में होली या दिवाली या कुंभ का मेला या ये सब कहते हैं, अगर आप ज्योतिष के मूल में जाएं तो आप पाएंगे कि ये वास्तव में शरीर को, मन को और आत्मा को बेहतर बनाने के लिए किए गए ज्योतिषीय उपाय हैं। उदाहरण के लिए ये सब के सब जो अवसर हैं, अगर आप थोड़ा सा इसके चिंतन में जाएं तो आप पाएंगे कि एक विशेष ग्रह के और नक्षत्र की या मंथ की स्थिति आने पे या सूर्य की स्थिति आने पे इन
सब उत्सवों को किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जो मकर संक्रांति है, उस वक्त हम लोहड़ी मनाते हैं। इसी तरह से दीपावली शाम को मनाई जाती है, दिन में नहीं मनाई जाती है। भले ही हमने लोक कथाओं के साथ दीपावली को जोड़ दिया हो, लेकिन ये वो समय होता है। और हमने अगर इसको और विस्तार में जाके देखें तो रावण के 10 सिर वास्तव में शनि का 10वां घर है। शनि का अपना घर 10वां होता है, और राम जो है वो सूर्य के प्रतीक। तो अगर इसमें विस्तार में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा विस्तार में चला जाएगा, पर मोटे में आप ये समझें कि ज्योतिष में कोई भी ग्रह रोग का कारक हो सकता है, और ज्योतिष में कोई भी ग्रह रोग को हटाने का कारक हो सकता है। ये निर्भर करता है कि उस आत्मा ने किस तरह की परिस्थितियों में जन्म लिया। जब उस आत्मा का जन्म हुआ तो उस वक्त आपके जिसको हम आत्म कारक कहते हैं, यानी ऐसा ग्रह जब जो भी राशि उस वक्त पूर्व में उदय हो रही थी, उसके हिसाब से जो भी उसके कर्मों का हिसाब किताब था, उसके अनुसार जो उसके गुण या दोष थे, वो उसके पूर्व जन्म के पाप या पुण्य कर्मों का हिसाब किताब बनाते हैं। उदाहरण के लिए भी आने वाले दिनों में हम क्या देखने वाले हैं कि शनि का एक ट्रांजिट होने वाला है। शनि एक अलग राशि में जाने वाला है। अब ऐसे में क्या है कि कई बार आपने टीवी पे चर्चा सुनी होगी कि किसी की 7.5 शुरू हो रही है, किसी की 7.5 खत्म हो रही है, किसी का शनि का ढैया शुरू हो रहा है, किसी का शनि का ढैया खत्म हो रहा है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उसके जीवन में आने वाले समय में जब तक शनि एक विशेष राशि में रहेंगे, तब तक अच्छे या बुरे प्रभाव आए। अब ये तो हुआ सारा ज्योतिष का रूपरेखा और चीजों की रूपरेखा। सामान्य आदमी को इससे क्या लाभ है? मेडिसिन में अगर हमें जाना हो तो हमें क्या सोच के चलना चाहिए कि कोई ग्रह हमें नहीं पता है कि किसी को क्या समस्या आ रही, उसको ज्योतिष की कोई नॉलेज नहीं है। और ज्योतिष भारत में ज्यादा किया जाता है और भी जगहों में नहीं किया जाता। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसमें काम हुआ कि अलग अलग जो ग्रह हैं वो कारक बनते हैं अलग अलग तरह के रोगों के। उदाहरण के लिए हम 9 ग्रहों की बात करते हैं, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आते हैं। तो इसमें माना जाता है कि जिस किसी का सूर्य क्षीण है, उसको पूरे शरीर से जुड़े रोग हो जाते हैं। जैसे कोई भी ऐसा रोग जो लंबे समय तक चलता ही जाए और हटे ही ना, लेकिन विशेषतः लकवा हो जाना, या मुंह से ज्यादा पानी आना, या मुंह में बार बार थूक आना, या थूकने की आदत हो जाना, या शरीर का कोई अंग बेकार हो जाना। तो जब भी ये किसी के भी देखे जाए तो ये अनुभव में पाया गया कि भाई उस आदमी का सूर्य खराब है। भले ही किसी को उसकी कुंडली पता हो या उसकी कुंडली न पता हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर उस सूर्य को ठीक कर लिया जाए तो वो रोग चला जाएगा। इसी तरह से चंद्रमा के विषय में कहा गया कि चंद्रमा जिसका क्षीण होता है, उसकी स्थिति में, उसके शरीर में डिप्रेशन, एंजाइटी, रोने को मन करना, बार बार उदासी आना, मरने को नेगेटिव थॉट आना, या पढ़ाई समझ ही ना आना, दिमाग में घुसनी नहीं, और बहुत सारे मूड फ्लक्चुएशंस। कभी ऐसा लगना कि मूड बहुत अच्छा है, कभी ऐसा लगना कि मूड बिल्कुल उदास है। तो जब कभी ये लक्षण किसी में देखे जाए तो इसका अर्थ है कि उसका चंद्रमा क्षीण है। ऐसे में भले ही आपको उसकी पत्री पता है या उसका कोई गुण दोष पता है या नहीं पता है, बस आप ये समझ लें कि हमें उसके चंद्रमा को ठीक करना है। और ये परिस्थिति जीवन में कुछ महीने भी हो सकती है और परमानेंट भी। तो ऐसे में उसका इलाज बड़ी सरलता से किया जा सकता है। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की विशेषता है। थोड़े मैं समझाता हूँ आपको। इसी तरह से जब मंगल की बात आती है तो जिनका मंगल खराब होता है, उन लोगों के पेट खराब रहते हैं हमेशा, उनके चेहरे पे पिंपल्स बने रहते हैं, उनको फोड़े फुंसियां निकलते रहते हैं, उनको क्रोध बहुत ज्यादा आता है और जिद्दी स्वभाव हो जाता है। ऐसी स्थिति किसी में भी अगर कोई भी देखे तो उसको एक बात तय है कि ये मान लेना चाहिए कि मंगल ठीक नहीं है, हमें उस मंगल को बेहतर करना है, हमें उसको ठीक करना है। तीसरा, इसी तरह से जब कभी बुध खराब होता है, दांत हमेशा खराब रहेंगे, हमेशा कब्ज की बीमारी बनी रहेगी, चमड़ी के रोग बार बार आने शुरू हो जाएंगे, और आदमी ऐसे निर्णय करेगा जिनको दुनिया कहेगी कि बेवकूफ है, क्योंकि बुध जो है वो अकल का कारक कहा गया है। इसी तरह बृहस्पति जिसका कमजोर होता है, उसको दमे की बीमारी हो जाती है, सांस की बीमारी हो जाती है उसको।
उसको सांस लेने में हमेशा समस्या बनी रहती है। और इसी तरह से शुक्र के जो कारक वाले लोग हैं, जिनमें मैं बहुत ज्यादा मानता हूं कि केवल चमड़ी की बीमारियां तो उनमें सबसे पहले आती हैं। इसके अतिरिक्त यूटराइन डिसीजेस या फिर पुरुषों में सेक्स से जुड़ी हुई बीमारियां, इसी तरह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, और इसी तरह से चेहरे पे पिंपल्स निकलते रहना, और शुक्र के ये सारे कारक हैं। परमानेंटली इस तरह के डिस्चार्ज की कोई समस्या बनी रहना, या पीरियड्स बहुत हैवी आना या नहीं आना, ये सारी की सारी चीजें जब भी किसी में देखी जाए तो इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि उसका शुक्र क्षीण है, शुक्र ठीक नहीं, हमें शुक्र को बेहतर करना है। शनि जब भी किसी का खराब होता है, लंबे रोग लगे रहते हैं, विशेष तौर पे शरीर में दर्द है, विशेष तौर पे घुटनों में दर्द है, विशेष तौर पे कंधों में, पीठ में और घुटनों में दर्द। जब भी किसी के ये देखो तो आंखें भींच के समझ जाओ कि इस आदमी का शनि खराब है। और दूसरा, शनि डिप्रेशन भी देता है। तो डिप्रेशन कैसा देता है? चंद्रमा का डिप्रेशन जो है वो वॉलेटाइल होता है हमेशा, कि कभी डिप्रेशन हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है। लेकिन शनि का जो डिप्रेशन है ये लंबा होता है। लंबा यानी हमेशा ही नेगेटिव थॉट, हमेशा ही नेगेटिव बात, वो कभी पॉजिटिव बात करेगा ही नहीं। तो ऐसे में शनि खराब माना जाता है। राहु जिसका खराब होता है, वो लोग बहुत बुरी तरह से एंग्जाइटी के पेशेंट हो जाते हैं। एंग्जाइटी मीन जल्दी जल्दी काम करना, फटाफट काम करना, झूठ बोल के, सच बोल के, जैसे भी काम निकले वैसे काम निकाल लेना, और माइंड वाइज हमेशा ऐसा लगना कि दिल धड़क रहा है, घबराहट हो रही है, फटाफट काम कर लूं, आज ही कर लूं। ये सारे के सारे जब भी चिन्ह दिखे तो राहु दूषित है। और जब किसी का केतु खराब होता है तो ऐसे में हमें किसी की पत्री देखने की जरूरत नहीं, मात्र इतना ही समझ लीजिए कि शरीर में दर्दें हो रही हैं, या बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, या कैंसर हो रहा है, रसौलियां हो रही हैं, काम खराब चल रहे हैं, तो ये सारे के सारे लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं कि केतु खराब है भाई। अब प्रश्न उठ गया कि ये तो हो गया, निशानियां हो गई कि फलां चीज किसी को देखो तो ये ग्रह खराब। अब बेहतर आता है कि इसको ठीक कैसे करें, इसको बेहतर कैसे करें। यहां पर वो सिद्धांत जिसकी मैंने शुरू में चर्चा की कि आयुर्वेद में मंत्र, मणि और औषधि, 3 तरह की चिकित्साएं कही गई। अब इसको आप ये महसूस करें कि हम किसी की कोई उदाहरण लेके देखते हैं। माफी चाहूंगा। यहाँ किसी की उदाहरण लेके देखते हैं कि हमें किसी का पता लगा कि जिसमें उदासी के चिन्ह थे, जिसमें डिप्रेशन जैसा आ रहा था, जिसका रोने को दिल कर रहा था, और हमने ये अनुमान लगाया कि इसका चंद्रमा क्षीण। अब यहाँ पे आयुर्वेद ये कहता है कि 3 तरह की चिकित्सा है भाई, मंत्र से, मणि से और औषधि से। मणि से भाव ये है कि प्रत्येक ग्रह को पैसिफाई करने के लिए अलग अलग स्टोन्स की कल्पना की गई है, रत्नों की कल्पना की गई। जैसे चंद्रमा का जो स्टोन है वो मोती है, हम सब अक्सर जानते हैं, और ये प्राय पहना जाता है। और इसी तरह चंद्रमा की एक धातु भी है जिसको चांदी कहते हैं। तो आमतौर पे जब कोई ऐसा व्यक्ति समझ में नहीं आता है तो उसको चंद्रमा में अपने मोती उसको पहना दिया जाता है चांदी में। जनरली ऐसा करने से कुछ देर बाद उसके सिम्टम्स में बेटर होना शुरू हो जाता है, इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। अब यहीं आके बात नहीं रुकती, ये तो होगी रत्न की बात, मंत्र है। बहुत सारे अगर आप ज्योतिषियों के पास जाएं तो वो आपको ये सलाह देते हैं कि आप चंद्रमा के मंत्र का जाप करें, उससे आपको सुधार होगा। और आयुर्वेद इससे भी आगे चलता है। आयुर्वेद ये कहता है कि देर आर सम प्लांट्स, कुछ हर्ब्स ऐसी हैं, अगर उनकी जड़ को या उनको पहन लिया जाए, जेब में रख लिया जाए, या उससे दवाई बना के खाई जाए, तो ऐसा करने से चंद्रमा शांत होता है, चंद्रमा का नक्षत्र बेहतर हो जाता है। अब चंद्रमा के लिए जो हर्ब बताई जाती है वो ढाक है, जिसको किडनी, किडनी या ढाक, मुझे नहीं पता, आप लोग सामान्य भाषा में इसको, क्योंकि प्राय हमारे देश में हर जगह हर प्रांत में भाषा के अनुसार पौधों के नाम बदल जाते हैं। तो ढाक और किडनी की जड़ को जेब में रखने से, या पास रखने से, या गले में पहनने से, या उसकी दवाई बना के खाने से चंद्रमा बेहतर हो जाता है। इसी तरह से एक सामान्य मेडिसिन चंद्रमा को शांत करने के लिए आती है, जिसको परमगंधा कहते हैं। और इसी तरह बाकी ग्रहों के लिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सबने सुना होगा पीपल, और हमने अक्सर देखा है कि औरतें जिनकी शादी नहीं होती वो पीपल की पूजा करती हैं या केले की पूजा करती हैं। और आपको सुन के विचित्र लगेगा कि आयुर्वेद में जिस किसी का बृहस्पति खराब हो, उसको पीपल के पेड़ से बनी हुई
और केले की जड़ से बनी हुई दवाएं दी जाती हैं। यही नहीं बल्कि ये कहा जाता है कि जिसको बृहस्पति से आमतौर पे लोगों को सांस की बीमारी हो जाती है, उनको दम घुटने का दमे की बीमारी हो जाती है, तो ऐसे लोगों को 4 तरह की दवाएं प्रयोग कराई जाती है। बृहस्पति के लिए ज्योतिषीय मति से जो सबसे बेहतर स्टोन है, पुखराज है, वो सब जानते हैं, लेकिन साथ में जो बृहस्पति के लिए धातु है वो स्वर्ण है। तो आयुर्वेद में क्या कल्पना की गई कि राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, बाकी की जो 7 ग्रह हैं, उनके अनुसार 7 धातुओं को कल्पित किया गया। जैसे हमने कहा कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, उसी तरह से जो 7 धातुएं बोली गई कि जिनमें हमने कहा कि स्वर्ण, रजत, ताम्र, बंग, नाग, लौह और यशत, तो ये 7 धातुएं हैं जिनको इसी तरह से इन ग्रहों को शांत करने के लिए दिए जाते हैं। अब शुरू में चिकित्सा की बात आई तो ये तीनों ही चिकित्सीय अंग एक्चुअली अथर्ववेद से थे, जिनमें एक ही व्यक्ति दैवव्यपाश्य चिकित्सा, वही युक्ति व्यपाश्य चिकित्सा और वही सत्वाजय कर रहा था। यानी एक ही व्यक्ति दवाई दे रहा था, एक ही व्यक्ति मॉरल एथिक्स पे बात कर रहा था, जीवन में कैसे बेहतर दिया जाए इसके लिए बात कर रहा था, और वही व्यक्ति ये भी तय कर रहा था, सुनिश्चित कर रहा था कि ग्रहों की काल दशा के अनुसार जो रोग आ रहा है उसको और किस तरीके से ठीक किया जाए। लेकिन कालांतर से क्या हुआ, कालांतर से मैं क्या कहूँ, पिछले लगभग 200-300 साल से ये हुआ कि ये तीनों अलग अलग हो गई। जो लोग दैवव्यपाश्य वाले थे वो ज्योतिषी और कर्मकांड में चले गए, वो केवल पंडितों तक सीमित हो गए। इसी तरह से जो लोग युक्ति व्यपाश्य चिकित्सा कर रहे थे वो सारे चिकित्सकों के रूप में फिक्स हो गए, और इसी तरह जो सत्वाजय वाले लोग थे वो आजकल मैं देखता हूँ कि वो जो मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, लोगों को गाइड कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मूलतः ये सारी की सारी जो ये गंगोत्री है, ये अथर्ववेद से निकलती हुई ये केवल मात्र मनुष्य की सेवा हेतु ही बनाई गई थी कि किसी रोग से निपटारा किया जाए और किसी भी तरीके से कोशिश की जाए कि जल्दी से जल्दी जीवन को सार्थक किया जाए ताकि लंबे समय तक रोग हमें तंग नहीं करे। दूसरी बात इसमें आती है कि इसके अतिरिक्त और क्या फायदा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। सामान्य जीवन में हम किस तरह से इसको लेके चलें कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़े और हम ठीक हो जाए, उसके लिए सत्वाजय में बेहतर तरीके बनाए गए, जिनको लेके मैं हमेशा आज की जनरेशन को जागरूक करता हूँ। यकीन मानिए, आपको बहुत बार लगता होगा कि सुबह उठ के शौच जाना तो ये तो एक सामान्य बात है, सबको जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि सब पशु ऐसा नहीं करते हैं, वो जब इच्छा होती तब जाते हैं। लेकिन ये विधा जो अष्टांग संग्रह में बनाई गई कि सबसे पहले उठ के क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है, इसकी अति सूक्ष्म चिंतन में अगर जाके देखा जाए तो वास्तव में ये सारे के सारे निरंतर ग्रह शांति हो पाए। क्रम ख्याता सबसे पहले शौच निवृत्ति करने से आप अपने राहु को शांत करते हो, उसके बाद दांत साफ करने से आप अपने बुध को शांत करते हो, उसके बाद स्नान करने से आप अपने सूर्य को उच्च करते हो और चंद्रमा को शांत करते हो, और उसके बाद जब आप अपने आप को संवारते हो, ऐसा करने से आप अपने शुक्र को बेहतर करते हो और शनि को शांत करते हो। सच बोलने से ये सारे ही ग्रह बढ़िया हो जाते हैं। इसी तरह शाम को खाना खाने से पहले या शौच इत्यादि के बाद पैर धोने से केतु शांत होता है। तो वास्तव में हमारी दिनचर्या जिसका मूल उद्गम वैदिक में रहा, उसका कंसेप्ट ही ये रहा हमेशा कि किसी भी तरीके से हम यूनिवर्सल फोर्सेस को मैनेज करें ताकि हम लंबे समय तक अपने जीवन को ठीक रख सकें, हम बीमार ना हो, स्वस्थ रख सकें। इसके साथ एक दूसरा पहलू जोड़ा इसका, जिसको भाग्य का पहलू कहा गया। आगे जाके ज्योतिषी विद्या में जो लोग काम करने वाले थे उन्होंने पाया कि ये केवल शरीर तक सीमित नहीं है, इसके बाद ये भाग्य की और विधाओं को भी डील करता है। जैसे जो सूर्य है वो पिता को देखता है, चंद्रमा माँ को देखता है, और मंगल भाई को देखता है, मरकरी बुध अपना बहन को देखता है, और इसी तरह बृहस्पति गुरु को देखता है, शुक्र जो है वो पत्नी को या जीवन साथी को देखता है, और शनि जो है वो ताए चाचों को देखता है, राहु ससुराल को देखता है, और केतु लड़कों को, लड़कियों को, बच्चों को देखता है। तो जब इनके बारे में पढ़ा गया तो क्या एक अजीब
विधा आगे निकल के आई। क्या देखा गया कि बहुत सारे लोगों में जिनको बुध खराब था, हमें उनकी पत्री नहीं पता। आप ज्योतिष के विषय में ऐसा ना सोचें, आप ज्योतिष एक क्षण के लिए भूल जाएं, आप केवल लक्षणों को याद रखें। हमने क्या देखा कि हमारे पास कोई ऐसी स्थिति में आया कि जिसकी बहन को तकलीफ है और वो बहन की तकलीफ ही नहीं हट रही थी। ऐसे में उन्होंने एक नया कंसेप्ट किया कि इसका अर्थ है कि इसका बुध खराब है और आने वाले समय में इस व्यक्ति को अंतड़ियों में रोग आ जाएगा, या इसके दांत खराब हो जाएंगे, या इसकी चमड़ी में रोग आ जाएगा। और चिकित्सीय तौर पे उसको क्या कहा जाए कि तुम्हें अपामार्ग की जड़ अपने गले में पहन लेनी चाहिए, इससे बहन भी ठीक हो जाएगी, आपके दांत भी बच जाएंगे और अंतड़ियों में रोग भी नहीं आएगा। जरा इमेजिन करके देखें, आज का एक दौर जिसमें आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं और जाके वहां चर्चा करते हैं कि मेरा ये हो रहा है, और वो केवल अपने कमाए हुए ज्ञान के आधार पे आपको 1 2 3 दवाएं लिख देता है। इसके अतिरिक्त तो उसको आपके जीवन से कोई खास लेना देना नहीं है। आप ठीक हो जाए वेल एंड गुड, नहीं तो वो एंटीबायोटिक चेंज करेगा अगली। लेकिन ये एक कंसेप्ट था जिसमें हमने उस मनुष्य को ही नहीं देखा, उसके शरीर को ही नहीं देखा, उसके मन को देखा, उसके रिश्तेदारों को देखा, उसकी प्रोग्रेस को देखा, उससे जुड़े समाज के और चीजों को देखा। दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। और मुझे बहुत बार इस चीज की अंदर से प्रेरणा महसूस होती है कि हमें कम से कम स्कूल या कॉलेज के स्तर पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की एक बेसिक इंफॉर्मेशन जन साधारण को जरूर देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो परिवेश है, जिसमें कोई भी आदमी किसी भी सलाह को देने के लिए खूब सारे पैसों की उम्मीद करता है, ऐसे में कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि किसी के जीवन को बेहतर कर सके, अगर उसको इस रूप में किसी को सिखा दिया जाए तो ये कितना अच्छा हो। मुझे कई बार ऐसा लगता है, मैं स्कूल या कॉलेज में लेक्चर के लिए जाता हूँ तो मैं लोगों से कहता हूँ कि कुल मिला के 9 ग्रहों के मुश्किल से 15 या 16 पौधे हैं। ये क्यों नहीं हो सकता कि हम किसी कॉलेज में वो 15 या 16 पौधे उगाएं और उसके विषय में ये लोगों को जानकारी दें। विश्वास मानिए, आपको किसी सोने चांदी की धातु पहनने की जरूरत नहीं, आपको किसी भी तरह की पन्ने मोती पहनने की जरूरत नहीं। सिंपली आपको अगर ये पता है कि अगर शनि खराब है और शमी का पेड़ किसी के घर के पास है, मात्र उसके कुछ पत्ते सुखाकर रख के उसको खाने से या केवल पास रखने से शनि शांत हो जाए। और शनि वो चीज है जो आपको दिखता नहीं है, ये रेडिएशन की तरह है। इसका ना कोई स्वाद है, इसका ना कोई नाम है, ना इसकी कोई गंध आती है, ना इसकी कोई आवाज आती है, ये मात्र अपना काम करता है। कई बार लेक्चर्स में मुझसे ये प्रश्न किया जाता है कि आप जिसको ये ग्रह कह रहे हैं ये होता तो है नहीं, आपको दिखता है? मैं बहुत बार इसका क्रॉस क्वेश्चन करता हूं कि क्या आपको रेडिएशन नजर आती है? जिस माध्यम से हम आपसे अब हम एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं, जिसको मोबाइल कहते हैं, ये जिस चीज से जुड़ा हुआ है, क्या आपको वो दिख रही है? वास्तव में ऐसा कुछ, और ऐसा कहना क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है इसलिए हम मानते हैं, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी संकुचित मति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं इसके विषय में आपको जस्ट 1 सेकंड, हाँ, इसके विषय में और भी बड़ा विस्तृत है। जैसे हमारे शास्त्रों में उन्होंने कहा है एक एक क्षण के लिए माफी चाहूंगा जी। तो ऐसे में अगर ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे जन साधारण तक चली जाए तो मुझे लगता है कि ये खूब एक हेल्प होगी, एक बड़ी अच्छी, क्योंकि आप सब बौद्धिक वर्ग बैठे हैं, आप सब टीचर्स हैं, आप लोग ऐसे संसार में हैं, यहाँ हम आने वाले जनरेशन्स को ये मैसेज दे सकते हैं, इनको और बेहतर कैसे किया जाए इसकी प्रेरणा दे सकते हैं। और मंत्र मणि और औषधि की चिकित्सा इतना खूबसूरत कंसेप्ट कि अगर इसको ज्यादा से ज्यादा लोग थोड़ा थोड़ा भी अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें, मुझे इसका पक्का निर्णय है कि हमारा समाज बहुत हद तक सुखी और बेहतर तरीके से जी पाएगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और दूसरा, मैं ये भी चाहूंगा कि अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहें, इस विषय में कुछ चर्चा करना चाहें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के फील्ड को अलग अलग परंपराओं में अलग अलग तरीके से किया गया है। ग्रीक ने इनको अपने ढंग से लिखा है,
इसी तरह से रोमन्स ने और ढंग से इसको किया है, इजिप्शियंस ने और ढंग से लिखा है, हमारी भारतीय पद्धति ने इसको और ढंग से लिखा है, वेदों में इसका और ढंग से वर्णन है, लेकिन करक सबका एक ही जगह जाके निकलता है कि ह्यूमन लाइफ को बेहतर कैसे किया जाए ताकि जो इसका रियल पर्पस है उसको हम अबाधित तरीके से अचीव कर सकें। आप प्लीज मुझसे कुछ पूछना चाहें तो आप पूछिए, वुड लव टू टेल समथिंग। Yes, sir, आपने 16 plants कहे, so we'll जी need that list of those plants. वाई नॉट मैम, मैं चाहेंगे कि चाहूंगा आप इफ यू हैव कॉपी एंड पेंसिल, आप मैं अभी भी आपको नोट करवा सकता हूँ, वैसे मैं बाद में आपको भेज भी दूंगा, पर आप प्लीज इसको लिखें और अपने आप को भी और लोगों की इसके विषय में जागरूक करें। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल जैसे सूर्य के लिए मैं आपको बताता हूँ, आग आप सबने देखा है, आग यहाँ तहाँ लगा होता है, जो आग का हाँ पौधा जी, होता है, उसको तोड़ने से दूध निकलता है। जी जी सर। तो ये आग का पौधा जो है वास्तव में सूर्य को शांत करने का बड़ा उत्तम तरीका है। तो किसी का सूर्य नीच का हो, सूर्य नीच के क्या लक्षण मैं आपको बताता हूँ, ग्रहों में नहीं जाऊंगा। आप ये समझेंगे किसी के मुंह से लार आ रही है, कोई ऐसा बच्चा है जो जन्म से ऐसा पैदा हुआ कि उसको सेरिब्रल पाल्सी हो गई है, वो हाथ पैर नहीं हिला सकता, या उसके शरीर का कोई अंग बेकार है, या किसी को लकवा हो गया या कोई चोट लगने से बेकार हो गया, तो इसका ज्योतिषी अर्थ ये है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसको हम कहते हैं कि उसका सूर्य नीच हो गया। उसके पास ये आक के पत्ते सुखा के रखवाइए, या उसके बेड के नीचे रखवा दीजिए, या उसके बिस्तर के नीचे रख दीजिए। इट विल बी ए बिग हेल्प टू हिम। अगर दूसरा इसका सूर्य को शांत करने का जो दूसरा पौधा कहा गया है वो बिल है, यानी बेल का जो पेड़ होता है। बिल के फल तो मैं समझता हूँ आप समझते होंगे। यस सर, यस सर। जी, तो बिल के जो पत्र हैं जो कि भगवान शिव पे चढ़ाए जाते हैं, ये वास्तव में सूर्य को बेहतर करते हैं, सूर्य की उपद्रवों को शांत करते हैं और ग्रह को बेहतर करके जीवन को और बेहतर करते हैं, आयु को लंबा करते हैं। तो बिल के पत्र जो हैं उनको अपने पास रखना, या उनको उनको उसकी जो बिल की जड़ है उसको गले में पहन लेना, ये सूर्य को शांत करने का बेहतर उपाय है। तो जब भी किसी को ये लगे कि मेरे शरीर में जान नहीं है, या मेरा कोई परिचित है वो बार बार कह रहा है कि मेरे हाथ पैर सो जाते हैं, वो उठते ही नहीं, तो उसको सिंपल बताइए कि भाई मुझे ग्रहों का तो नहीं पता, लेकिन तुम इतना काम जरूर करो कि आग के कुछ पत्ते अपने बिस्तर के नीचे रख लो, और बिल की जड़ या उसकी कोई भी लकड़ी का टुकड़ा लेके पहन लो गले में। इट विल बी ए बिग हेल्प। और फिर उससे पूछिए 1-2 महीने बाद तुम कैसे हो, चाहे उसको कोई बेहतर डॉक्टर मिल जाए, चाहे कोई बेहतर दवा मिल जाए, लेकिन ये उस पर काम करेगा और उसके भाग्य को बदलेगा। चंद्रमा के लिए मैम जो प्लांट रहते हैं वो ढाक रहती है, ढाक पलाश को कहते हैं। और इसी तरह एक खिरनी, एक प्लांट होता है खिरनी, अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इनकी डिटेल मिल जाएगी, और आपकी सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं वो भी समझ आ जाएगा। तो चंद्रमा के चिन्ह क्या होते हैं? जिस किसी को डिप्रेशन रहता है, रोने को दिल करता है, मूड एलिवेशंस होती हैं, और इसी तरीके से जरूरत से ज्यादा कई लोग भावुक हो जाते हैं। कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो रास्ते पे चलते किसी पे अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाते हैं कि मेरा बस चले तो मैं तो इसको अपना घर ही इसके नाम लगा दूं। या आपने इस तरह के कई लोग देखे होंगे। जब भी वेन एवर यू सम मेंटल, जो माइंड वाइज बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव आप किसी को देखो, तो इसका अर्थ है कि चंद्रमा क्षीण है। इसके लिए 2-3 चीजें आयुर्वेद में भी मैं आपको बताऊं कि जब चंद्रमा क्षीण दिखे तो उसको बोलिए कि मोती पिष्टी आती है, कि मोती पिष्टी खाओ भाई, इससे तुम्हारा ब्रेन सेटल होगा, कंफर्ट फील होगा तुम्हें, रात को नींद अच्छी आएगी, मन शांत रहेगा, बहुत ज्यादा जो अप एंड डाउन होते हैं दिमाग में वो कम हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उसको बोलिए चांदी पहन ले, नहीं तो चांदी की भस्म आती है उसको खाया जा सकता है, नहीं तो ढाक या खिरनी, इनके 2-2 4-4 पत्ते या सूखी हुई लकड़ी अपने पास रखें, पर्स में रख लें, जेब में डाल लें, गले में पहन लें। इट हेल्प्स। ये मैं आपको अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ कि ये मैं केवल सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ। ये मैंने बहुत बहुत सारे लोगों पे इसको प्रयास किया और उनको बताया कि तुम बगैर किसी दमड़ी खर्चे तुम इसको बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम प्रयास करके देखो। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुखद महसूस होता है जब वो कुछ महीनों बाद मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि उसके बाद से हम बिल्कुल दुरुस्त हैं जी, हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, कि हमें ना तो किसी ज्योतिषी के पास जाना पड़ा, ना हमने कोई स्टोन पहना। इसी तरह मंगल के लिए खदर जो होती है, खैर जिसको बोलते हैं, खैर की लकड़ी
और अनंत मूल एक प्लांट होता है। अनंत मूल और जो खैर है, ये दोनों प्लांट्स जो है ये मंगल की शांति के लिए है। और इसी तरह मंगल के जो लक्षण है वो भी मैं साथ ही आपको नोट कराऊं कि मंगल के लक्षण वही है कि नाक से नक्सीर आ जाना, चेहरे पे खूब सारे मोटे मोटे पिंपल्स निकल आना, बार बार फुंसी फोड़े हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, अति गुस्सा और जिद करना, तो कब्ज रहना या बवासीर की बीमारी हो जाना, यानी कोई भी ऐसा तरीका जिससे जरूरत से ज्यादा खून शरीर से बाहर निकले, ऐसे में आप मान सकते हैं कि मंगल खराब हो रहा है। तो उसके लिए बेहतर क्या है कि प्रवाल पुष्टि आती है जो मूंगे से बनती है। मूंगा आप सबने सुना होगा, जो हाथों में ज्योतिषी डलवाते हैं, तो उसकी दवाई बन के आती है जिसको प्रवाल पिष्टी कहते हैं। ये आम दुकानों में मिल जाती है, सब आयुर्वेदिक दुकानों से मिलती है। तो प्रवाल पिष्टी को अगर खाया जाए या फिर अपना ये खदर यानी खैर या अनंत मूल की छाल या उसकी लकड़ी या उसके पत्ते अपने पास रखे जाएं, या चाहे उसकी कोई दवाई ऐसी हो जिसमें हो तो खाया जाए, तो ऐसे से बहुत ज्यादा चेंज आता है, व्यक्तित्व में बहुत अंतर आता है। और वैसे भी जो खदर है, इससे एक दवाई बनती है खदिरारिष्ट, जो चमड़ी के इस तरह के रोगों में जिनमें फोड़े फुंसियां ज्यादा होते हैं दी जाती है, तो वो भी ली जा सकती है। तो ये एक बड़ा सरल तरीका है। और मैं चाहूंगा कि ये खैर और अनंत भी बड़े कॉमनली उगने वाले पौधे हैं, ये कहीं भी उगाए जा सकते हैं, तो इनको मंगल की शांति के लिए माना जाएगा। इसी तरह तीसरा है बुध। बुध खराब हो तो उसकी सबसे बड़ी निशानी तुतला के बोलना, दांत खराब हो जाना, कोई ऐसी परिस्थिति हो जाना जिससे कि आपके दांत के लिए आपको चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। इसी तरह से कब्ज होना, बार बार अंतड़ियों की रोग हो जाना, अंतड़ियों में कई बार इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, या बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होते रहना, तो ऐसे में बुध को जरूर देखें। तो बुध के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है अपमार्ग। अपमार्ग को हर जगह मिलता है, एक छोटी सी झाड़ी होती है, आमतौर पे चलते चलते कई बार उसके छोटे छोटे कांटे आपके साथ भी लग जाते हैं, तो उसको अपमार्ग कहते हैं। अपमार्ग हर जगह मिलेगा आपको। अपामार्ग की जड़ के विषय में तंत्र विद्या में, ज्योतिष विद्या में, आयुर्वेद में बहुत ज्यादा विशद वर्णन है इसका, क्योंकि बुद्ध सबसे बड़ी चीज है, अकल इससे चलती है। Excuse me, जब sir, क्या ये, sir, botanically, is it Acranthus? यस इट इज एक्रेंथस, दैट्स इट जी, बिल्कुल। इसी तरह एक मैम विधारा होता है। विधारा इज ए अनदर प्लांट। आपको आप लिख लें और उनको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको अपने आसपास की विसिनिटी में ढेर सारे मिल जाएंगे ये। तो विधारा इज वेरी कॉमनली अवेलेबल। तो जब कभी ऐसा लगे कि कोई आदमी बड़ी बेवकूफी कर रहा है, अकल ही की बात नहीं कर रहा, यानी आपको उसको देख के ऐसा लगे कि अरे यार ये तो कॉमन सेंस है और इसमें कॉमन सेंस ही नहीं है, तो ऐसे में ये मान के चलें कि बुध खराब है, उसको अपामार की जड़ उसके पास रखवाएं, अदरवाइज विधारा की जड़ उसके पास रखवाएं। और अगर और कुछ ना हो तो कम से कम उसको ये कहें कि भाई तू चांदी तो पहन ही ले, क्योंकि हमारे मनुष्यों ने, ऋषियों ने इतना काम कर दिया इन चीजों के ऊपर। और दुर्भाग्य इस बात का है कि हम आज अमेरिका में छपे एक पेपर पे विश्वास कर लेंगे जो भौतिक स्तर पर सच है, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे जो हमारे शास्त्र ने प्रत्यक्ष करके दिखाया है। तो सबसे मेरी ये बड़ी प्रेरणा होती है कि आप करके तो देखें, एक बार 2 महीने 4 महीने करके देखें, और आप जरूर औरों को भी बताएंगे कि भाई इससे बड़ा लाभ होता है। तो अपामार्ग और विधारा की जड़ जो है ये मरकरी के लिए, बुध को शांत करने के लिए। बृहस्पति के लिए सबसे आसान क्या है? पीपल, पीपल के पत्ते, पीपल की जड़, पीपल की छाल, पीपल का काढ़ा बनाना, और केले की जड़। केले की जड़ की दवाई बनती है और केले की जड़ वैसे भी सब जगह मिल जाती है। तो केले की जड़ या पीपल के कुछ पत्ते या पीपल की लकड़ी अगर पास रखी है तो बृहस्पति श्रेष्ठ हो जाता है। बृहस्पति के खराब होने का सबसे कॉमन चिन्ह होता है छाती की बीमारियां, दमे की बीमारी और नाक के रोग। कई बार लोगों का नाक बीमार हो जाता है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस पीछा नहीं छोड़ता, तो ऐसे में बृहस्पति को बेहतर करने से ये ठीक हो जाता है। बृहस्पति को बेहतर करने के लिए स्वर्ण भस्म भी बहुत उत्तम है। तो है जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं वो स्वर्ण भस्म लोगों को बताते हैं, विच इज वेरी एक्सेलेंट फॉर बृहस्पति, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट वीनस। वीनस की समस्याएं, स्त्रियों की जितनी भी पीरियड्स से जुड़ी हुई समस्याएं,
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीजेस, इसी तरह से चमड़ी के रोग, स्किन पे, चेहरे पे छाइयां आ जाना, या स्किन पे कोई सोरियासिस जैसी समस्या, या स्किन पे किसी तरह की और बीमारियां, जैसे कई बार लोगों की चमड़ी काली हो जाती है और बहुत ज्यादा काली हो जाती है, शरीर पे, बगलों में और जगह पे कालस आ जाती है। ऐसी स्थिति में शुक्र नीच है। और कमाल बात यह है कि शुक्र को उच्च करने का सबसे सरलतम उपाय दही है। जो दही है उसको इस्तेमाल करना शुक्र को बेहतर कर देता है। चांदी का इस्तेमाल शुक्र को बेहतर कर देता है। सर इसी दही, तरीके से, सॉरी, दही दही कर्ड। हाँ जी मैम, कर्ड, कर्ड एग्जैक्टली। तो कर्ड को खाना भी है और कर्ड को लगाना भी है। इसी तरीके से जो वीनस के प्लांट है वो है दो, एक गूलर और एक शतपुंखा। कूलर और शतपुंखा, शतपुंखा इज ए हर्ब बेसिकली, और ये आप इजीली मिल जाती है सब जगह। कम से कम नॉर्थ इंडिया में इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो शतपुंखा और गूलर, गूलर, एम आई क्लियर? मैं मेरी आवाज स्पष्ट है? यस सर, यस सर। ओके। और इसके लिए जो एक और आयुर्वेदिक दवा आती है जो आपके प्लेनेट को भी शांत करती है और उससे जुड़ी हुई बीमारियों को भी, दैट इज बंग। बंग इज, बंग भस्म आती है, बंग भस्म। तो बंग भस्म का जो इस्तेमाल है वो शुक्र को उच्च कर देता है। देन कम्स सैटर्न। और हाँ, इंसिडेंटली मैं यहाँ पे एक और चीज जोड़ूंगा। जिन लोगों का शुक्र खराब होता है उनको संतान देर से होती है या संतान होने में दिक्कत होती है। इसी तरह से किसी न किसी कारण से वैवाहिक संबंधों में गड़बड़ रहती है। हमें किसी की पत्री पता हो या हमें किसी की पत्री नहीं पता हो, हमें केवल ये लक्षण दिखे कि ये लक्षण आ रहा है, ऐसे में ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये सारे वो हैं जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की तरह काम करते हैं। यू जस्ट ट्राई दिस, थिंग्स विल हैपन इन प्लेस। जैसे मैंने चर्चा की कि केवल मात्र स्वास्थ्य नहीं, आपका भाग्य भी, आपके आसपास की और चीजें भी, क्योंकि ये सारे का सारा आपके आपसे जुड़े हुए यूनिवर्स को करेक्ट करने के लिए। तो जब भी कभी ये लक्षण देखें तो कुछ गूलर के पत्ते या गूलर की लकड़ी या शतपुंखा की जड़ अपने पास रखें, अपने बिस्तर के नीचे रख लें, यहाँ आप काम करते हैं, ऑफिस में बैठते हैं वहां रख लें, पर्स में रख लें, किसी भी तरह से पास रखें। इट विल हेल्प यू ए लॉट। देन कम्स सैटर्न। शनि से सब लोग बहुत डरते हैं। उसकी वजह क्या है? शनि का स्लो ट्रांजिट। शनि का ट्रांजिट एक राशि में 2.5 साल का रहता है, बाकी सब ट्रांजिट फास्ट होते हैं। इसलिए शनि से ये डर लगता है कि अगर ये अच्छा हुआ तो समय का पता नहीं लगता, पता नहीं कब हम तरक्की कर गए, और अगर ये बुरा हुआ तो 2.5 साल एक एक पल तड़पा के निकलता है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है? शमी। शमी का पेड़ कॉमन अवेलेबल है, शमी का पेड़ आपको अक्सर मिल जाता है। प्लीज अपने घर के आसपास इसको लगाएं, इससे लोगों की बहुत सारी समस्याएं ठीक होती हैं। शमी के पेड़ की छांव में बैठना, शमी के पेड़ को स्पर्श करना, और शमी, शमी का नाम बताएंगे आप? सॉरी शमी, मैम, कौन सा बोटेनिकल नेम बताएंगे शमी का? आई एम नॉट वेरी श्योर मैम, मुझे इसके बोटेनिकल नेम की श्योरिटी नहीं है। आई एम सो सॉरी, बट मुझे लगता है गूगल पे कॉमनली अवेलेबल है मैम, क्वाइट कॉमनली अवेलेबल। सर इसका दूसरा नाम खिचड़ी है। आई एम सो सॉरी मैम, हो सकता है आपके उस एरिया में इसको इस नाम से कहते हो, पर इसका जो कॉमनली नेम अवेलेबल है वो शमी है, शमी। ठीक है सर, डॉक्टर निधान सिंह में है। सॉरी, आई कुडंट लिसन यू। डॉक्टर निधान जुड़े हुए हैं। Yes, yes. Yes, it is Prosopis. Prosopis cinerea. जी, there are so elite people sitting over there, much better, and thank you very much sir। और दूसरा जो जिसका शरीर खराब होता है उसको सबसे खराब बात क्या होती है कि पूरे शरीर के जोड़ जुड़ने शुरू हो जाते हैं, खास तौर पे घुटने, घुटने, कमर, गर्दन, कोहनियां, कंधे, जब ये सारे दुखने शुरू हो जाए और साथ में दुखने के साथ साथ रोने को दिल करे, नेगेटिविटी आए और इस तरह से लगे कि भाई बीमारी से तो मर जाना अच्छा, यानी एक डिप्रेसिव एंगल साथ में जुड़ जाए, देन वी मस्ट कंसिडर सेटल। तब इसका अर्थ है कि शनि बहुत खराब कर रहा है। और उसका सरलतम इलाज क्या है कि लो भस्म का इस्तेमाल करें। लो भस्म कॉमनली मिलती है। और दूसरा, शमी के
पेड़ के कुछ पत्ते, जड़ या छाल अपने बिस्तर के नीचे रख लें, सिरहाने के नीचे रख लें, पर्स में रख लें, गले में पहन लें और इसको इस्तेमाल करें। संभव हो, कभी भी संभव हो, आसपास शमी का पेड़ मिल जाए तो उसके नीचे बैठ जाएं, उसको टच कर लें। इट हेल्प्स लाइक एनीथिंग। हमारे शास्त्रों में, विशेषतः अग्नि पुराण में कई जगह वर्णन आता है कि जिसकी शनि की साढ़े साथी चलती हो उसको पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए। इट इज रियली समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडेबल। बृहस्पति की शांति के साथ शनि बेहतर हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो शनि के साथ साथ पीपल का पेड़ भी इसमें शांत करता है। भले ही शास्त्रों ने केवल शमी के पेड़ को इसके लिए बेहतर माना है, लेकिन मुझे अनुभव में आई हैव फाउंड कि जो आपका पीपल का पेड़, ये भी वेरी हेल्पफुल है, बहुत मदद करता है। तो जब भी भाई शनि आए तो किसी को बहुत डिप्रेशन हो जाता है, लगता क्या होता है, लुट जाएगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, घर बनना बंद हो जाएगा, घर बिक जाएगा, जोड़ों की दर्दें शुरू हो जाएंगी, कैंसर जैसी कोई ऐसी बीमारी घेर लेगी जिसके लिए ना आदमी जिएगा ना मरेगा। जब लंबे समय तक इस तरह का कोई भी लक्षण समझ आए, या जैसे किसी को टीबी हो जाए छाती की, तो 9 महीने के लिए दवाइयां पक्की हो गई उसकी। इसी तरह किसी की कोई ऐसे रोग चल पड़े जिसमें वो कहें जी अब आपकी दवाई ये 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, तो समझ लीजिए कि शनि का इलाज करना जरूरी है। शनि के लो भस्म को खाइए। इट इज समथिंग सो वंडरफुल। और मुझे कई बार बड़ा हैरान होता हूँ मैं इस बात को लेके कि ये किस तरह से उन्होंने इसके ऊपर अध्ययन किया होगा, कैसे उन्होंने इसको ढूंढा होगा। लेकिन प्रैक्टिकल बात पे ये आप करके देखिए, इट हेल्प्स लाइक एनीथिंग। उसके बाद आता है आपका राहु। राहु की क्या प्रॉब्लम है? राहु जिसका खराब हो जाता है वो आदमी अपनी जुबान को रोक नहीं पाता। राहु से जुड़ा हुआ दिमाग पागलपन है। इतना गुस्सा कि जिसमें उठा के कोई चीज किसी को फेंक दे, किसी को थप्पड़ मार दे, किसी को गालियां निकाल दे, रात की नींद बिल्कुल उड़ जाए, हर वक्त हर काम बहुत ज्यादा जल्दी में करे, झूठ या सच इस चिंतन को बिल्कुल छोड़ दे, सिर्फ ये सोचे कि मुझे काम निकालना है, भाड़ में जाए दुनिया, और बाद में उस चीज को लेके खूब सारा पछताए। यानी एक तरह का ऐसा पागलपन जिसमें बेअकली बिल्कुल बंद हो जाती है और चालाकी गंदी तरह की आ जाती है। ऐसे में राहु खराब होता है। और जिसका राहु खराब होता है उसकी एक आपको विशेष निशानी बताता हूँ। वो लोग मुंह से नाखून काटते हैं, जैसे नाखून खाने की आदत हो जाती है। इसी तरह सिगरेट पीने की ओर मन जाता है। इसी तरह उनका मन ऐसी चीजों की ओर जाएगा जिनसे उनको इस तरह का आराम मिले जो फौरी तौर पे हो, जैसे नशा करने की कोशिश करेंगे, सिगरेट में डाल के वो जो कई तरह के वो नशे पीते हैं, तो दे ट्राई दैट वे। और राहु खराब होने की सबसे खास बात क्या है? मुंह से गाली निकलेगी मुंह पर। जब इस तरह के लक्षण किसी में भी आप देखो, झगड़ा बार बार करे, तो समझिए राहु खराब। और राहु का इलाज बड़ा ही सरल है। क्या? एक तो उसको कहिए कि भाई चांदी पहन, चांदी खा, चांदी भस्म आती है उसको, जो रजत भस्म के नाम से कहते हैं, चांदी की भस्म है, ये कॉमनली अवेलेबल है। और राहु का इतना आसान इलाज है, उसको बोलिए दूर्वा। दूब जो होती है, जो घास होती है दूब, कि दूब की घास को अपने पर्स में रख। दूब की जड़ को, इसके लिए ज्योतिषी क्या कहते हैं कि आप दूब को भगवान गणेश जी को चढ़ाइए। अब जो दूर्वा है उसको रोज स्पर्श करने से राहु शांत हो जाता है। इसी तरह कई बार कहा जाता है कि हरी हरी दूब उखाड़ के बछड़े को खिलाए, इट हेल्प्स। यानी केवल दूर्वा को पास रखने से, या उसको स्पर्श करने से, या उसको इस तरह से इस्तेमाल करने से कि आप प्रतिदिन उसके संपर्क में आ सको, राहु बहुत बहुत शांत हो जाता है। आप अपने किसी परिचित को या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें ऐसे लक्षण देखो, उसको केवल इतना कहिए कि लो भाई दूब अपने पर्स में रख ले, या अपनी किताबों में रख ले, या फिर अपने ऑफिस प्लेस में रख ले, एंड यू विल फील कि सबसे पहले उसकी जुबान साफ हो जाएगी, गाली कम कर देगा। अगर सिगरेट पीता है तो कोई ऐसी हालात बनेंगे जिसमें उसकी सिगरेट पीने की इच्छा कम हो जाएगी। और हाँ, एक और बात, इसकी सांसारिक तौर पे क्या निशानी होती है? जिसका राहु खराब होता है वो ससुराल वालों को बहुत गालियां देता है, ससुराल उसके वैसे भी खराब होते चले जाते हैं और ससुराल के साथ बनती नहीं। केवल ये दूरवा रखने से ये सारी समस्याएं ठीक होती है ना? कितना सरल इलाज। Yes, sir. दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी।
और मैं चाहता हूं कि ये मुफ्त की चीजें हैं। जैसे लोग एक्यूप्रेशर एक दूसरे को बताते हैं, जैसे एक दूसरे को हम वैसे मदद करते हैं, वैसे लोगों को बताएं, ताकि हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार हो। वास्तव में जो एस्ट्रोलॉजी का मतलब है उसको आगे आए, ना कि इस तरह का कि आप आइए और 50,000 रुपए दीजिए फिर मैं ये करूंगा और वो करूंगा। वो ठीक है, अपनी जगह वो सब ठीक है, लेकिन आप ये करें तो ये मुफ्त के इलाज है सारे। देन कम्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केतु। अब केतु की क्या समस्या है? कोई भी ऐसी बीमारी जिसका पता ही ना लगे। आपने कई बार ऐसे बीमारियों, ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो कहते हैं यार हमें ये बीमारी रहती है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, सारी तरह के टेस्ट कराते हैं, उसमें कुछ आता नहीं, लेकिन हम बीमार हैं। मेरे जोड़ दुखते हैं, बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होना, बार बार कान खराब रहना, हमेशा ही कान खराब रहना, सारे के सारे जोड़ खराब हो जाना, ये भी केतु के चिन्ह भी हैं ये सारे। और इसी तरीके से रसौलियां निकलना बॉडी पे, जिसको हम लाइकोमास कहते हैं। कई बार लोग कहते हैं मेरे गांठें हैं शरीर पे, ये सारी निशानियां हैं केतु की। और जब केतु खराब होता है, इसके साथ एक सांसारिक तौर पे निशानी क्या होती है? संतान होने में मुश्किल होती है। अदरवाइज संतान हो भी जाए तो संतान की ओर से आदमी दुखी रहता है। कितना ज्यादा सरल इलाज है इसका, आपको सुन के हैरानी होगी कि कुशा, कुशा सब ब्राह्मण जानते हैं, जो हम अक्सर किसी हवन इत्यादि या पूजा इत्यादि पे पंडित जी आपके हाथ में वो कुशा से बनी हुई वो बांधते हैं, अंगूठी सी बना के। तो कुशा इज वेरी कॉमनली अवेलेबल हर्ब। कुशा को पास रखना, कुशा का आसन इस्तेमाल करना, और इसी तरह से कुशा को कई लोग तो गंगा जल में डाल के रखते हैं और वो गंगा जल थोड़ा थोड़ा करके पीते रहते हैं। तो ये केतु के मुफ्त के इलाज हैं सारे। तो भाई जिस किसी को भी आप अपने आसपास देखो कि भाई जोड़ों का दर्द पीछा नहीं छोड़ रहा, बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, या डॉक्टरों के चक्कर काटी जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई बीमारी क्या है, ऐसी स्थिति में केवल मात्र उसको बोलिए कि कुशा के आसन पे बैठ के पाठ करना शुरू कर दे, या कुशा अपनी जेब में रख ले, या बिस्तर के नीचे या सिरहाने के नीचे रख ले। इट विल हेल्प ए लॉट। तो ये छोटा सा प्रतिरूप है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप प्रयास करना शुरू करें, और ये वाकई तभी सार्थक होगा ये वेबिनार अगर इससे आपके भीतर वाकई कुछ जाए। ये केवल मात्र जुबान और गले तक ना सीमित रहे, हमारे भीतर भी प्रवेश करे। विश्वास कीजिए, मैं इस कार्य के लिए हमेशा सबकी सहायता के लिए तत्पर हूँ। आप कभी भी मुझसे किसी भी तरह से इस विषय में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज मुझसे संपर्क करें। आपके कोई प्रश्न है तो मुझे बताएं। सर, अगर वजन बढ़ता हो और कंट्रोल में ना आता हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? उसके लिए राहु का इलाज करें, दूर्वा अपने पास रखें और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, नहीं तो दूर्वा केवल अपने पास रखें। सर आप ये 12 जो बायोकेमिक सॉल्ट्स होते हैं उनको जी, 12 होम्योपैथी के, जी सर उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हाँ, जी जी जी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो होम्योपैथी का अंग है उसमें 12 बायोकेमिस्ट के विषय में बड़ा उन्होंने विशद इस पे चर्चा की। और इतने ही नहीं, बल्कि मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे बड़ा इंट्रीग लगा ये आइडिया, क्योंकि उन्होंने न केवल मात्र इसको बीमारी से जोड़ा, मानसिक लक्षणों से जोड़ा, बल्कि इसको न्यूमरोलॉजी से भी जोड़ा। इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसकी डिटेलिंग की। अभी मैं माफी चाहूंगा, मुझे वो सारे मुंह जुबानी याद नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअली आयुर्वेद में चिकित्सा करता हूँ। तो होम्योपैथी के वो मैंने पढ़े जरूर सारे हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, वो इस तरह से मैं आपको विस्तार में नहीं बता पाऊंगा। सो सॉरी फॉर जी सर। जी। सर कोई आप इस पे हमें बुक बता सकते हैं आयुर्वेदम और ये तो कोई ऑथेंटिक बुक जो जिसमें हमें सारे प्लांट्स के बारे में डिटेल्स मिल सके? और मैं इसकी लगभग 5 बड़ी ऑथेंटिक बुक्स हैं, और मैं उनको विद डिटेल उनके सेलर्स के साथ ये सारे संपर्क, जो मैम जिनसे मेरा ये अभी संपर्क चल रहा था, मैं उनको भी व्हाट्सएप कर रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर कर लेंगी सबके साथ। जी सर। जी। क्वेश्चन पूछना चाहते हो बेटा? आज सर हमारे स्टूडेंट्स आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। प्लीज मैम। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बच्चों। Sir, I'm Priyanka from BSc Medical. Sir, my question is that as you said कि sir जो cancers होता है,
और स्किन पिगमेंटेशन वो हमारे राहु और केतु मतलब हमारे डिपेंड कर रहा है सर नक्षत्र पे। तो सर इनका कोई साइंटिफिक सर इनसे रिलेशन नहीं है क्या सर, जैसे आई एम सॉरी बच्चू, तुम्हारा प्रश्न स्पष्ट नहीं सुना मुझे, एक बार फिर से स्पष्ट बोलेंगे प्लीज। सर जैसे आपने बोला कि हमारे जो डिजीजेज है, डिसऑर्डर्स है लाइक पीसीओडी, कैंसर एंड ऑल दैट, सर उनका रिलेशन है वो हमारे ग्रह नक्षत्र से है। सर क्या जी। उनका रिलेशन साइंटिफिक नहीं है तो सर हम क्या उस चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें प्रतिरूप समझाता हूँ, तुम इसको समझो। जो हमारा विज्ञान है, अगर अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं होती तो हमें पता कैसे लगता कि पीसीओडी होता है ना? जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं वो हमेशा से एग्जिस्टेंस में थी, लेकिन उनका पता हमें तब लगा जब हमारे पास रेडियो आया। ये कहना सही नहीं है कि जो विज्ञान ने हमें बताया वो किसी तरह से कमतर है, लेकिन ये है कि जो उसने बताया है उसकी समस्या क्या है विज्ञान की, वो पूरा नहीं है। वो कहता है कि ये मैंने बता तो दिया, लेकिन इसके लिए इसको ठीक करने का मेरे पास कोई बड़ा हल नहीं है। और ये जो विद्या है जिसको हम एनर्जेटिक लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे अटैच करते हैं, ये वास्तव में उस विद्या करने के मार्ग को आसान कर देती है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए एक आदमी डिप्रेशन की दवा खा रहा है लेकिन फिर भी डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा, या फिर स्वभावगति वो ऐसा पैदा हो गया कि जब से वो पैदा हुआ तब से उसको डिप्रेशन बार बार होता है। छोटे छोटे बच्चे को कई बार वो रोते हैं, पढ़ते नहीं, चुप रहते हैं, छुप जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसे में जब वो स्थिति आती है तो चिकित्सक कहता है कि भाई ये दवाई ही मैं दे सकता हूँ, इसके बाद मेरे पास कोई बड़ा हल नहीं है। लेकिन जो यूनिवर्सल लेवल पे इस पे काम हुआ है पिछले कई हजार वर्षों में, उसका करक्स ये है कि जो इस वक्त हमें अवेलेबल विज्ञान है वो किसी भी तरह से कमतर नहीं है, वो अपने एंगल से अपना काम कर रहा है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके उस काम को और बेहतर तरीके से कार्यान्वित करा सकती हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस साइंस। ठीक, ऐसा नहीं करना है कि कोई दवाई खा रहे हो तो ठीक है, हमने दूरवा जेब में रख लिया अब दवाई बंद। डोंट डू दैट, उससे यू विल बी मोर कॉम्प्लेक्सली इन ट्रबल। ठीक है Sir, I want to ask something more. Sir, actually, I'm little chubby, sir. तो मैम का लास्ट क्वेश्चन ये था कि हम पतले होने के लिए, वजन कम करने के लिए तो क्या करें? तो सर मतलब मैं आजकल डाइटिंग पे हूँ, तो मैं डाइटिंग छोड़ दूँ? बिल्कुल नहीं, अरे ऐसा नहीं कुछ भी करना। बट तुम्हारी डाइटिंग सफल हो जाए, तुम जो डाइटिंग करो वो निष्फल नहीं हो जाए, उसके लिए तुम्हें ये करना है कि यू नीड टू डू समथिंग बेटर फॉर राहु आल्सो। तो तुम्हें दूरवा अपने पास रखनी है, क्योंकि राहु जो है वो किसी को बहुत मोटा कर देता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो बेढब्बा मोटा होना और चमड़ी का काला होना शुरू हो जाना या और चीजें आ जाना, तो उसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि यू मस्ट डू डाइटिंग, यू मस्ट। क्योंकि मैंने शुरू में कहा ना कि 3 तरह की चिकित्साएं हैं। सत्वाजय को भूलना नहीं है, देवव्य पाश्चय को भूलना नहीं है, युक्ति विपाश्य को भूलना नहीं है। युक्ति विपाश्य का अर्थ है वट एवर मेडिसिन आर यू टेकिंग। देवव्य पाश्चय का मतलब है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू यूनिवर्सल एनर्जीज, समथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। Remember, when we say astrology, nothing, it means the electromagnetic flux moving around you. बहुत सारी जो हेवनली बॉडीज हैं हमारे आसपास हर वक्त घूम रही हैं, उनसे बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो रहा है। उस फ्लक्स का हम पे प्रभाव ना हो ये संभव ही नहीं है ना? वी ऑल द साइंस स्टूडेंट्स वी नो दिस। सो इम्पोर्टेंट इज नॉट दिस कि हम डाइटिंग छोड़ दें, हम दवाइयां छोड़ दें। नो, यू मस्ट ऐड दिस थिंग टू दैट। क्योंकि हम सब क्या महसूस करते हैं कि यार मैंने डाइटिंग की, मेरा वजन 12 किलो कम हो गया, और डाइटिंग मैंने छोड़ी 13 किलो बढ़ गया। तो उसको ऐसा क्या कारण है कि ये बार बार ऐसा हो रहा है? तो हमारी विज्ञान लास्ट में जाके कहेगी यार ये तो जेनेटिक्स है और हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। और जब हम ऐसे कहते हैं कि इसके ज्यादा कुछ नहीं पता, तब इन विद्याओं की शुरुआत होती है कि अरे क्यों नहीं पता यार, ये देखो ये एक विद्या है, इसको प्रैक्टिस करने से ये चीजें बेहतर हो जाती हैं। आज हो सकता है मेरे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट ना हो जिससे मैं तुम्हें ये बता सकूं कि सूर्य की किरणें तुम्हारे शरीर पे किस ढंग से, भाग्य पे कैसे असर कर रही है। लेकिन एक दिन आएगा, हो सकता है 400 साल बाद या 4000 साल बाद, तो ये बता पाए कि भाई तुम्हारे भाग्य पे सूर्य की मूवमेंट का क्या असर होगा। अभी तो हम ये कहते हैं वी डिसबिलीव इट, क्योंकि ये हमारे देश के लोगों ने लिखा है। अगर अमेरिका के लोगों ने लिखा होता तो हम मान लेते। एग्री? ठीक है, लेकिन ये डे विल कम व्हेन दिस विल बी बेटर वे, hasn't? Yes. Yes, sir. Right.
Good afternoon, sir. Myself Good Lavanya afternoon, बेटा। from BSc Biotech. हम्म, सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर किसी को अर्थराइटिस हो, वो पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकती डिसीज, तो वो नहीं अगर बेटा, नहीं हो तो कैसे होगी, इवन तो अगर वो इंसान स्टेरॉइड्स पे रह चुका हो? मैं बताता हूँ बेटा, इसमें दो पहलू हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है उसकी आयु क्या है, क्योंकि जो ज्योतिष का मत है वो ये है कि आयु के साथ साथ चीजें और ढंग से फिक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें इसको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे मूछ या दाढ़ी किसी की 2 साल की उम्र में क्यों नहीं आ जाती, वो 15-16 साल में क्यों आती है। इसी तरह से हमारा विकास 25 साल पे आके रुक क्यों जाता है, हम हमेशा ही लंबे क्यों नहीं होते रहते। इसको इस ढंग से बांटा गया है कि अगर आप एस्ट्रोनॉमिकली फील करो तो जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो इस ढंग से है कि सबसे पहले अगर आप देखो तो सबसे पहले हम बुध की उम्र में आते हैं। अब इसको मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूँ। बुध जो है वो हमारे बचपन को इंडिकेट करता है। उसके बाद शुक्र जो है वो हमारी युवावस्था को इंडिकेट करता है। मंगल हमारी उस अवस्था को इंडिकेट करता है जब हम संतान उत्पत्ति के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद हमारा जो बृहस्पति है वो हमारी विद्या, हमारे ज्ञान को प्राप्त करने की जो थोड़ी प्रौढ़ उम्र है उसको देखता है। उसके बाद शनि की आयु आती है जिसमें हम चीजों को और देखते हैं और धीरे धीरे पकते पकते नष्ट हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी ने 3 साल स्टेरॉइड्स खाए लेकिन उसकी आयु अभी 25 वर्ष की है। इसका मतलब है पूरी संभावना है कि अभी शनि की आयु आई नहीं है, वो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आयु होगी 65 साल की और उसने पीछे स्टेरॉइड्स भी खाए हैं, ऐसी स्थिति में काफी हद तक संभावना है कि वो अब ना हो, उसको कोई ना कोई दवाई या कोई ना कोई सहारा लगातार लेके चलना पड़े, तभी वो टिकाऊ हो पाएगा। तो इसको इस तरह से निराशाजनक तरीके में लेने की आवश्यकता नहीं है। रोगों के दो ही प्रतिरूप होते हैं, या वो ठीक होते हैं या नहीं ठीक होते। और जब वो नहीं ठीक होते तब उसके बारे में यही कहा जाता है कि अगर वो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल क्षीण शरीर है जिसको झड़ना ही है, तो ऐसे में लोग जल्दी जल्दी पीछा नहीं छोड़ पाते। लेकिन जो आयु अच्छी है, क्योंकि ये थोड़ा बच्चे विस्तृत इसका एक विषय है और इसका एक बड़ा लंबा कंसेप्ट है। एक छोटे से इस लेक्चर में हम केवल मैं आपको मोटी मोटी चीजों को छू ही पाया हूँ बस। तो पर आप इसको निराशा वे में नहीं ले, जो उनकी दवाई चलती है वो चलती रहे और ये उपाय भी साथ में कर दें। उससे क्या होगा कि दवाई और बेहतर हो जाएगी, उनको और लाभ महसूस हो जाएगा। पूरी तरह नहीं ठीक हो जाएंगी तो 80% ठीक हो जाएंगी, 90% हो जाएंगी, जो कि उनके लिए फिर भी काफी कंफर्टिंग होगा। थैंक यू सर। वेलकम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। myself Arjun Kaur. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने रिंग्स का बताया था कि रिंग्स हमारी प्रॉब्लम्स को, प्लैनेट्स की जो अफेक्ट होती है वो सॉल्व कर सकती है। तो अगर बाई चांस किसी की रिंग हो जाती है, पीपल गेट नेगेटिव कि हाँ अब मेरी रिंग हो गई है तो अब मेरे साथ कुछ बुरा होगा। ये गलत है बेटा, ऐसा नहीं। होता है, मैंने बहुत देखा है। इसमें मैं बताता हूँ बच्चे, हमें ज्योतिष जो है उसका मतलब है ज्योति, प्रकाश। ज्योतिष का अर्थ है हमारी मदद करना, ना कि हमें कमजोर करना। हम ज्योतिष के लिए इतने पगला नहीं जाएं कि अगर कोई एक दिन हमने वो काम नहीं किया, जैसे कई बार होता है कि हम एक दिन मंदिर नहीं गए तो उनको सारा दिन गिल्ट फील होती है, या पूजा नहीं की तो एक दिन गिल्ट फील होती है। जो चीजें बेटा हमने प्राप्त की हैं वो कभी ना कभी खोती भी हैं, ये स्वाभाविक है। और अगर खो जाए और लगे कि जरूरी है तो नई बना लेते हैं, बनिस्बत इसके कि हम बुरे की उम्मीद करें। और क्योंकि बुरे की उम्मीद थी इसीलिए तो हमने रिंग पहनी थी। तो इसके लिए इतना पगलाने की जरूरत नहीं बच्चों। दिस इज समथिंग वेरी एक्सपेक्टेड एंड कैन हैपन, नो प्रॉब्लम। Yes. Yes. Good afternoon, sir. So myself Madhu from BSc Medical. क्या हम ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी मेडिकल का यूज करके अपने स्पेक्स को भी रिमूव कर सकते हैं, आंखों को कुछ और इसके लिए? डिपेंड्स अगेन। अगर आंख इतनी खराब है, देख बेटा मैं तेरे को थोड़े में इसको समझाता हूँ, चलो ये चर्चा का मंच है। आंख को हम दो ग्रहों में बांटते हैं, एक है आंख की बनावट और एक है आंख की रोशनी। तुमने कई बार ऐसा देखा होगा कि लोग हैं जिनकी आंख बिल्कुल ठीक है लेकिन उनको बिल्कुल दिखता नहीं, और कई बार आंख भ्रष्ट हो गई है, थोड़ी सी उसमें से रोशनी है लेकिन लोग चीजें फिर भी असेस कर पाते हैं। तो ये चंद्र और शनि दो ग्रह हैं जो इनको देखते हैं। अगर किसी की बनावट में दोष है, यानी किसी का रेटिना ही वीक हो गया है,
जब कॉर्निया ही डैमेज हो गया है, ऐसी स्थिति में इट इज नेचुरली वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्रूव। अगर किसी का चंद्र कमजोर है, और जैसे किसी की आई साइट का नंबर है 1.5 या 2 या 2.5 या 3, तो अभी तो मैंने देखा है बड़ी कमाल, हमारा विज्ञान को धन्यवाद देना चाहिए कि लेजर से हम लोग 7-7, 6-6 नंबर को ठीक कर पा रहे हैं। तो आई ऑलवेज फील थैंकफुल। और एक और चीज हियर आई वांट टू टेल यू कि कब ठीक हो रहा है ये, चिकित्सक आपको क्या कहता है कि जब आप 18 के हो जाएंगे तब आइएगा मेरे पास, 19 के हो जाएंगे तब आइएगा मेरे पास। और इसको अगर आप ग्रह दृष्टिकोण से देखो तो आप, इसका अर्थ ये है कि जब आपकी किसी विशेष ग्रह की स्थिति क्षीण या तगड़ी हो जाएगी तब आपकी आंख का इलाज हो जाएगा। तो सर्टेनली अगर हम उपाय करेंगे तो ये हेल्प तो जरूर करेगा, बड़ी हेल्प करेगा। वी शुड डू ऑल। मैं फिर बार बार सबसे कहता हूँ, अपनी युक्ति को, अपने सत्वाजय को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, दैव को केवल उसमें ऐड करना है। ठीक, ऐसा नहीं सोचना है कि हम केवल ये करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। नो, अपना प्रयास करना जरूरी है, उसके साथ ये करेंगे तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जो छोटी मोटी ऑब्स्टेकल्स हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। ठीक, तो इसमें क्या करना चाहिए सूर्य और चंद्रमा को शांत करने के लिए? इससे आप ढाक और खिरनी अपने पास रखो, और चांदी की भस्म जो है वो आती है रजत भस्म के नाम से, उसको एक बार दिन में थोड़ी सी खाया करो। इसके अतिरिक्त मोती की पिष्टी आती है, मोती पिष्टी भी एक तरह का पाउडर होता है, उसको खाली पेट थोड़ा सा खाया जाता है। अदरवाइज मोती धारण भी किया जा सकता है, नहीं तो ढाक या खिरनी के पत्ते अपने बेड के नीचे रख लो, या अपने पर्स में रख लो, अपने हाथ में रख लो, या ढाक की थोड़ी सी लकड़ी है उसको गले में पहन लो, जैसे लोग तुलसी की माला पहनते हैं। Good afternoon, sir. My name is Sarika Rana from BSc Biotech. Sir, मेरा क्वेश्चन है कि जो रत्न होते हैं, जो रिंग हम पहनते हैं, क्या ये सच में हमारी लाइफ पे इफेक्ट करती है? Yes, बच्चे, there is a photography known as Kirlian photography. इसके बारे में तुम नेट पे जाओगी तो तुम्हें अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा। It is originated in Russia, which actually gives us photographs कि when somebody wears a ring or somebody wears a plant or somebody touches a plant or something, how it affects your body aura. It works through that. It really works. It works. Okay, thank you, sir. Kirlian photography. Remember the name. नमस्कार सर। सर मैं गुरिंदर जी, बॉटनी डिपार्टमेंट से आपका एक गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज की तरफ से आपका धन्यवाद करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। हमेशा यही सोचती रही कि जब भी हम कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो डॉक्टर हमेशा यही कहता है कि एलोपैथिक को छोड़ना मत। जैसे अभी आपने एक स्टूडेंट को बताया डाइट को छोड़ना मत, तो मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहा था कि जब हमने छोड़ना ही नहीं तो दूसरे को अपनाना क्यों? हाँ, ये वेरी नाइस क्वेश्चन है, मैं समझाता हूँ। सर आपकी बात से ये चीज स्पष्ट हो गई है कि इन सब चीजों का इफेक्ट हमारे राशियों से, ज़ोडिएक साइन से और प्लैनेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें भारतीय संस्कृति से अवगत कराया। वाकई सर हम गुलाम रहे हैं और हमारी प्रवृत्ति भी गुलामों की तरह ही है। हम हमेशा वेस्टर्न उनको इम्पोर्टेंस देते रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषियों, हमारे आयुर्वेद, हमारे ग्रंथ, हमारे हमें सब कुछ बताते हैं कि इन्हीं नक्षत्रों से हमारा ज्योतिष, हमारा आयुर्वेद, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है कि किस तरह हम आरोग्य रह सकते हैं। सर मैं गुरु नानक गर्ल्स परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाहर से भी हमारे डेलीगेट्स जुड़े हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये समय निकाला हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सबको आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू डॉक्टर शर्मा, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।